हे हाय नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जिनका भी एग्जाम अक्टूबर 2025 में एनआईओएस में केमिस्ट्री है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए अभी 29 को तुम्हारा पेपर है। तो पासिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जिसमें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, एकदम जीरो पे खड़ा है। और जिन्होंने अभी पढ़ लिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया था 75% के लिए, तो तुमने अगर उतना कर लिया तो वही स्ट्रेटेजी पे स्टिक हो जाओ, ठीक है। तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो पे है, वो कैसे केमिस्ट्री पास करेंगे। 29 को केमिस्ट्री, मान लो तुम्हारे पास मोटा मोटा 2 वीक्स है, ठीक है ना। 2 हफ्ता, क्योंकि मतलब 6-7 दिन बाद भी कोई ये वीडियो देखेगा। तो मान लो कि 2 वीक्स में केमिस्ट्री कैसे पास करे, तो उसके बारे में ये वीडियो है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं। तुम सबको पता है कि ये जो टीएमए वाला पोर्शन होता है, इसको नहीं करना होता, और ये पब्लिक एग्जाम वाला पोर्शन करना होता है। और ये वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये वेटेज जो एनआईओएस का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बना के ले आया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे तुम वेटेज गिनोगे तो 4, 10, 8, 6, 12, 18, 18 और 4, ये जब मिला लोगे तो तुम्हारा 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। पूरी दुनिया को पता है केमिस्ट्री का पेपर 80 नंबर का ही आएगा, और जिसका टीएमए नहीं होता उसके साथ ऐसा कोई नाइंसाफी नहीं होगा कि उसको कम नंबर मिल गया टीएमए की वजह से, ठीक है। तो जिसका टीएमए नहीं होता तुम्हारा 80 का पेपर होगा और 20 का प्रैक्टिकल होगा, और जिसका टीएमए होता है तुम्हारा भी 80 का ही पेपर होगा, लेकिन इस 80 को 64 में कन्वर्ट करेंगे टीएमए के मार्क्स को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगा, सबका पेपर 80 का ही आएगा, ठीक है। और ये वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस चैप्टर से कितना पूछेगा, किस मॉड्यूल से कितना पूछेगा, ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर पे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर से 2 नंबर का पूछ रहा है, किसी चैप्टर से 3 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कि किसमें कितना पूछेगा, लेकिन मॉड्यूल में फिक्स्ड है कि हाँ इतना ही पूछेगा। तो इसी वजह से जब हमें वेटेज पहले से पता लग जाता है तो बोर्ड एग्जाम पास करना बहुत ज्यादा आसान बन जाता है, ठीक है। अब चलो आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करें वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें जो चैप्टर करना है वो है लेसन 1, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक। इसको एक्चुअली एनसीईआरटी में सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें तुम बहुत ही बेसिक चीजें, मोलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मोल के बारे में पढ़ोगे, एवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ोगे। तो ऐसी ऐसी चीजें, मतलब केमिस्ट्री की एकदम जो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेस होता है ना, वो इसी चैप्टर से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें इवन ये भी सीखोगे कि 10⁻⁻23 अगर है तो इसको मतलब कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन कैसे करें, ये सब भी सीखोगे। मतलब जो एकदम निहायती बेसिक चीजें होता है वो तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं सीक्वेंस डिस्कस करो कि चैप्टर मतलब कौन कौन सा पढ़ना है तुम्हें, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लिखते रहो। तो पहला तुम्हें ये चैप्टर करना है, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कैसे करें वो भी बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तुम्हें ये करना है, फिर तुम करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पहले वाला पार्ट है वो साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, बोर मॉडल, वो सब तो ठीक है, वो सब तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। लेकिन इसके जो लास्ट में एक पार्ट आता है कि क्वांटम नंबर, मतलब कि सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सीखना होता है, वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। मान लो वो जो क्वांटम नंबर वाला पोर्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि तुम केमिस्ट्री का पेपर पास करोगे या नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर बहुत एसेंशियल है, इसको तो मतलब रगड़ के करना है, ठीक है। इसको सीखने के बाद तुम भले ही ये पीरियोडिक टेबल सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल तुम्हें सीखना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे का किसी का वन शॉट उठाना और देख डालना, उसमें बस आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। लाइक इन सबका कोड कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आगे की केमिस्ट्री उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल तुम्हें बस लेक्चर देख के आ जाओ और कुछ नहीं करना। बस तुम्हें वो मतलब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा चीज होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक ही हो एकदम, ठीक है ना। तो वो थोड़ा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद करोगे तुम केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग में बहुत एसेंशियल है। यहाँ पे तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, VSEPR थ्योरी, VBT, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ोगे। एक एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ था, बॉन्ड फॉर्मेशन का ग्राफ, ठीक है ना, वो सब कुछ भी तुम्हें आना चाहिए, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। और फिर तुम करोगे सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। अच्छा तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक, इसको करने के बाद भी तुम सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना। ये तुम्हारा ऑप्शन है कि इसको करने के बाद सॉल्यूशन करोगे या मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग ऐसे फ्लो में चलोगे, ठीक है ना। जो सही लगे तुम्हें वो कर लेना। लेकिन मैं कहूंगा कि एटम्स मॉलिक्यूल एंड केमिकल अरिथमेटिक इसके बाद भी तुम सॉल्यूशन कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर तुम करोगे केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स में क्या है कि एनआईओएस में जो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा कट करके दिया है इन्होंने, ठीक है ना। मतलब उतना ज्यादा वो क्या कहते हैं उसे, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, वो किसी दूसरे चैप्टर में डाल दिया, ठीक है ना। और क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में मतलब उतना बड़ा पोर्शन यहाँ पे नहीं है। तो मतलब अगर तुम यहाँ पे सीबीएसई के लेक्चर उठाओ या जेई का कोई वन शॉट उठाओ, तो वहां पे तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहां पे जितना पढ़ाया जाएगा वो तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि एक फ्लो भी होना चाहिए चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा एज सच, मतलब तुम्हें 60, 70, 80% टॉपिक तो ओवरलैप दिखेंगे, ठीक है ना, उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स भी तुम्हें करना है।
एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 6 में आ जाओगे इस वाले पे, ठीक है ना। इस वाले पे तुम्हें बस डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दोनों करना है, और ये जो हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। उतना टाइम हमारे पे नहीं है, हमें उतना करना है जितने से हमारा काम बन जाए भाई। पास होने आए 80 में से 80 हमको नहीं लाना, ठीक है ना, और पॉसिबल भी नहीं है। 15 दिन में अगर कोई तुम्हें बोल रहा है 80 में से 80 ला दूंगा, मेरा 10 घंटे का वन शॉट देके 10 घंटे में मैं 20 चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो भाई सर्कस चल रहा है वहां पे, ठीक है ना। असली जो तरीका है, जो मेथड है, ऐसे ही तुम्हें चलना पड़ेगा, वरना पास होना भूल जाओ। अभी ये 15 दिन है, मैं 10 दिन बाद मैं तो बोलूंगा पास होना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि सच्चाई के साथ चलना है भाई। देखो अब छोड़ो यार उन सबका, तो डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन तुम्हें करना है, ठीक है ना। तो चैप्टर कौन कौन सा बोला मैंने? एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक, मतलब कि सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद एटॉमिक, उसके बाद तुम करो सॉल्यूशन, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन कर लेना। फिर तुम करो पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सीख के आओ, ठीक है ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में सीख के आओ, क्योंकि इसका यूज आएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन करने के बाद फिर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, हाँ, फिर तुम पीरियोडिक टेबल यहां से सीख के आओ, और फिर करो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, फिर करो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, फिर करो डीएनए ब्लॉक, फिर करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। बस इतने ही चैप्टर करने हैं, इससे तुम पास हो सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ, इधर 4 नंबर मिलेगा, इधर 10 नंबर मिलेगा, इधर 8 मिलेगा, इधर 6 मिलेगा, ठीक है ना, और इधर तुम्हें और 8 मिल जाएगा। यूं मान लो 8 नंबर का तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल जब इसको जोड़ोगे 8 8 16 16 10 26 26 और 6 32 32 और 4 36 मार्क्स, ठीक है ना। 36 मार्क्स पास होने के लिए आराम से हो जाएगा। देखो 26 आउट ऑफ 80 तुम्हें लाना होता है पास होने के लिए, ठीक है ना। और मैंने बता दिया 36 आउट ऑफ 80 का सिलेबस। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे बेटा चैट जीपीटी डाल के, मतलब चैट जीपीटी में सिलेबस बैठा और वो सब कुछ पढ़ लो। तो भाई मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया, मतलब उनको बोलो कि तुम आके केमिस्ट्री का पेपर दे दो, तो तुम मतलब इस मेथड से देखते हैं कि तुम्हारा कितना नंबर बनता है, ठीक है ना। अब क्या मूर्ख बनाने का दुकान खोल के रखा है इन्होंने, पता नहीं भाई। भाई रिटेंशन नाम की एक चीज होती है, 15 दिन में तुम केमिस्ट्री का इतना लंबा सिलेबस उसको दिमाग में नहीं बिठा सकते, ठीक है ना। रिटेंशन नाम की एक चीज होती है, तो जितना भाई ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जितना रिटेन हो पाए मैंने उतने का सिलेबस तुम्हें बताया। अब लोड देखो, हो सकता है तुम्हें पानी पूरी खाना पसंद है, ठीक है, लेकिन पानी पूरी अगर मैं तुम्हें 600 पीस खिला दूं, भाई तुम मर जाओगे वहां पे, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना खाना है। 600 पीस तुम्हें एक महीने में खाना है, तो हर दिन 20 पानी पूरी खाना है, ये तुम कर लोगे। लेकिन 600 पानी पूरी तुम्हें 10 दिन में खाना है, मर जाओगे भाई। 10 दिन में भी सॉरी, अगर मतलब ऐसा बोल दिया जाए कि 2 दिन में खाना है, तो मतलब खत्म हो जाओगे पूरा, ठीक है ना। तो सिलेबस उतना ही करना है जितना हमें चाहिए। अब देखो 36 नंबर का तुम्हारे पेपर में तुम्हें दिख जाएगा, उसमें से 26 नंबर लाना है तुम्हें पास होने के लिए। मतलब पता है 72% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी भी मैंने नहीं बोला। तो तुम्हें मतलब क्या कहते हैं उसे, एक एक चैप्टर को पूरा रगड़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ दिया ये आधा अधूरा कर लिया, वो नहीं। एक एक टॉपिक एक एक कोना कोना तुम्हें आना चाहिए। अब वो कैसे करे उसका मेथड बताता हूँ, चलो यहाँ पे। मेथड क्या होना चाहिए, पहले तो किसी सीबीएसई का लेक्चर उठाओ, ठीक है ना। जेई का भी उठा सकते हो, जेई का वन शॉट उठा सकते हो, लेकिन जेई का वन शॉट लंबा पड़ जाएगा और उसमें मतलब काफी डिटेल में थोड़ा बहुत और ज्यादा पढ़ाया जाएगा, दिमाग हैंग हो सकता है। तो इसी वजह से सीबीएसई का बोला, और सीबीएसई में भी 3 से 5 घंटे का उठाना, ठीक है ना। जो 1 घंटा का 40 मिनट का आधे घंटे का जो लेक्चर है वो तो कतई मत उठाना, ठीक है ना। वो फर्जीवाड़ा है भाई, उसमें कुछ नहीं, मतलब बकवास किया जा रहा है, ठीक है ना। उसको देख के कुछ नहीं होने का। तो 3 से 5 घंटे का उठाना, किसी अच्छे टीचर का देखना, ठीक है ना। बहुत सारे अच्छे टीचर है, तुम्हारा मतलब जिसके साथ कोऑर्डिनेशन फिट बैठे उनका देखना, ठीक है ना। और मतलब ये टीचर सिलेक्ट करते वक्त मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आज इनका देखा कल उनका देखा, फिर एक हफ्ते से हम टीचर ही सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मत करना भाई। 10-10 मिनट किसी का देखना, जिसके साथ समझ में आ रहा है उसके साथ फ्लो बना लेना कि ये चैप्टर तो मैं इनसे ही करूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है कि नोट्स तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट्स जो लेक्चर में चल रहा है वो तुम्हें कॉपी पे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि नोट्स में जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट तुम लिखोगे उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है ब्रो। अगर 2 से 3 बार तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ब्रो, तो तुम्हारे दिमाग में वो रिटेन नहीं होगा ब्रो। रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 से 3 बार कैसे प्रैक्टिस करना है, ना देख के, बिना देख के, ठीक है ना। कॉपी को बंद कर दिया और चलो, ये सर ने एम्पिरिकल फॉर्मूला सिखा, तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या मैं लिख के देता हूँ, ठीक है ना। वैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला तो बहुत ही मतलब बेसिक सा चीज हो गया, लेकिन ऐसे सर ने कोई न्यूमेरिकल करवाया कंसंट्रेशन टर्म्स का, वो मैं खुद करके देखता हूँ कि मैं मोलरिटी निकाल पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हें चलना है। तो 2 से 3 बार उस चीज को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जाकर तुम एनआईओएस का बुक खोलोगे। एनआईओएस का बुक कहां पे मिलेगा वो मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहां से देख लेना। क्योंकि बुक तुम्हें फिजिकल तो मिलेगा नहीं भाई, आधे बच्चों को यहाँ पे बुक नहीं मिलता, ठीक है ना। अरे कैसे मिलेगा, स्टॉक में रहना चाहिए तभी ना तुम्हें डिलीवर करेंगे घर पे।
तो वो बुक बुक कोई नहीं मिलता, और जो वो पब्लिकेशन वगैरह वो सब कुछ हटा भाई, 15 साल पहले पता नहीं किसका पब्लिकेशन था, उसको क्यों देखना। अभी एनआईओएस ने ऑफिशियल अपना खुद का बुक जब वेबसाइट पे डाल दिया, तो तुम्हें किसी पब्लिकेशन का क्यों फॉलो करना है, मतलब मूर्खता होगा वो, मतलब अगर तुम वो कुछ फॉलो करो। जब तक तुम्हारा भाई, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा एनआईओएस को लेके कि बुक पब्लिकेशन लेक्चर टीचर वगैरह कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही काम चलाना है तो एनआईओएस का बुक खोलना है तुम्हें। और अब जगह जब तुमने लेक्चर देखा, तुमने अपने नोट्स को प्रैक्टिस किया, अब जगह जब तुम बुक खोलोगे तो तुम्हें सीबीएसई के लेक्चर देखने के बाद ऐसा होगा कि 80% टॉपिक तुम्हें ओवरलैप होते दिखेंगे, ठीक है ना, कि हाँ ये टॉपिक तुम्हारे लेक्चर में भी था और इधर भी है। तुम्हें नहीं दिखेंगे, वो नए वाले टॉपिक होंगे, लेकिन अगर तुम उसको थ्योरी के साथ साथ रीड करोगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे। जब तुमने 80% चैप्टर क्रैक कर लिया तो 20% चैप्टर क्रैक करने में क्या बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से सोचो इस चीज को। तो एनएस का बुक खोल के, एनएस का बुक में पूरा थ्योरी तो तुम्हें रीड करना है, थ्योरी के साथ साथ इंडेक्स क्वेश्चन करना है। देखो ये कैसे दिखाता हूं। यहाँ पे जैसे एनएस का बुक खोलोगे ऐसे ऑनलाइन मिल जाएगा एनएस के वेबसाइट पे, ठीक है ना। यहाँ पे थ्योरी, ये देखो मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो मोलर मास एक्चुअली में क्या होता है वो तुमने पहले पढ़ा, फिर यहाँ पे सॉल्ट एग्जांपल आएगा, इसको तुम्हें समझना है। देखो अब थ्योरी अच्छे से रीड करने के बाद, पहले तो लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद जब तुम थ्योरी रीड करोगे ऑटोमेटिक दिमाग में वो छापता जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे खेलना है उसके साथ, सब विजुअलाइजेशन है, ठीक है ना। जितना शानदार तुम्हारा विजुअलाइज करने का पावर होगा उतना शानदार तुम केमिस्ट्री सीखोगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स और मैथ्स भी ऐसे ही सीखोगे, ठीक है ना। साइंस ही विजुअलाइजेशन है। तो फिर तुम करोगे ये सॉल्ट एग्जांपल। सॉल्ट एग्जांपल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मोलर मास दे रखा है 16 ग्राम पर मोल, और इसका एक एटम और एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, ठीक है ना। और फिर जब तुम ये सॉल्यूशन देखोगे यहाँ पे, जैसे देखो ये मास को जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये तुम कहाँ पे सीखोगे, लेक्चर में टीचर तुम्हें सिखाएगा, फिर तुम ये बुक में रीड करोगे। अब थ्योरी रीड करने के बाद ये तो तुम्हारे ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा ना ये चीज। तो यहाँ से ऑक्सीजन का एक एटम का मास आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि O2 में एग्जिस्ट करता है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक एटम का मास आ गया तो ऐसे दो एटम का कितना मास होगा, तो एक्चुअली ऑक्सीजन का मास कुछ इतना होगा, ठीक है ना। 5.32 इंटू 10⁻⁻23। तो ऐसे इस चीज को समझ समझ के करना है। तो यहाँ पे देखो तुम गलती क्या करते हो भाई, ये 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, 2 से 2.66 को ही करना होता है। वो जब टीचर के साथ तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तभी जगह होगा, वरना ये सब चीज मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही तरीका होता है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलो ये तुमने फर्स्ट स्टेप में सीख लिया, सॉल्यूशन देख के सीखा, ठीक है ना। लेकिन सॉल्यूशन ना देखे हुए जब तुम फिर से इसको 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे ब्लैंक पेपर पे रिकॉल करके, तब जाके तुम्हें चीजें दिमाग में, अच्छा ऑक्सीजन का एक एटम का मास ऐसे निकाला जाता था एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, अच्छा उसके बाद ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसी वजह से उस जिस मास को मैंने निकाला उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, अच्छा ऐसे ऑक्सीजन का मास निकला। तो भाई ऐसे सीखा जाता है, ठीक है, ये होता है तरीका। वो नहीं कि चैट जीपीटी वाला, अरे क्या भाई चैट जीपीटी वाला काम, वो हम नहीं करते भाई, हम तो भाई दबा के मेहनत करने का वो सिलसिला बताते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा सिनेरियो है देखो। फिर तुम इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, खुद से करना। और इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मतलब खुद उसको, यहाँ पे क्या पूछा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिन, ये तो बहुत मतलब निहायत ही आसान है। क्लोरीन का 35.5 हुआ और हाइड्रोजन का 1 हुआ तो 36.5। तो ऐसे कर दोगे तो तुम्हें अगर 2 नंबर का क्वेश्चन था तो आधा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मतलब यहाँ पे सही तरीके से करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख लिख के ऐसे। यहाँ पे थ्योरी में तुमने जो सीखा ना, ये देखो यहाँ पे वाटर का मोलर मास निकाला, तो ऐसे जब तुम लिख लिख के करोगे, ठीक है ना, ग्राम पर मोल ये यूनिट लिखोगे तब जाके तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। तो इसी वजह से बुक को प्रैक्टिस करना मतलब बहुत एसेंशियल चीज है, और इसको 2 से रिपीटेड टाइम प्रैक्टिस करना होता है। रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 50 क्वेश्चन 5 बार करना इज फार बेटर देन 250 क्वेश्चन एक बार करना, ठीक है। ये तो तुम दिमाग में बिठा लो। तो ये हो गया तुम्हारा बुक का काम। और फिर बुक हो जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें मिलेगा लर्नर्स गाइड, ठीक है ना। ये भी वेबसाइट में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां से तुम देख लेना, नहीं तो गूगल पे सर्च करके भी तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे लर्नर्स गाइड में ये LG लिखा हुआ है, देख रहे हो, LKG नहीं है, LG है, ठीक है ना। तो LG में जब तुम क्लिक करोगे ऐसे देखो एटम्स मॉलिक्यूल्स को, जब मैंने LG खोला तो ये निकल गया। ये 4 पेज का शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट नोट्स इसलिए दिया जाता है ताकि तुम माला की तरह इसे जप सको। अच्छा यहाँ पे इसका साइंटिफिक नोटेशन ऐसा होता है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, ठीक है ना। इसको जपने के लिए देते, मतलब रिविजन करने के लिए। ये वो काम नहीं कि मतलब पहले ही इसको पढ़ने लग गए, ठीक है ना। तो इसको जपने के, माला जपने के लिए पढ़ना होता है इसको। तो इसके बाद जाके तुम करोगे, इसके बाद जाके जो मैंने 7-8 चैप्टर बोला, ठीक है ना, 7-8 चैप्टर बोला था ना, पीरियोडिक टेबल को लेके शायद 8 चैप्टर बोला था, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद, ये जो मेथड मैंने अभी तक बताया उस मेथड से ये पूरा कंप्लीट होने के बाद तुम आओगे इस पे सिलेबस पे, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम यहाँ पे कहाँ गया केमिस्ट्री, हाँ ये रहा केमिस्ट्री। तो ये वाला जो सैंपल पेपर क्वेश्चन एंड मार्किंग स्कीम है, ठीक है ना, इसको तुम्हें खोलना है। तो ऐसे खुल जाएगा PDF, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे उसका आंसर रहेगा, ठीक है ना, कि आंसर एक्चुअली में लिखते कैसे। तो तुम्हें इस सैंपल पेपर में से 36 नंबर का ही मतलब नजर आएगा, और ज्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि तुमने सिलेबस ही तो इतने का किया है ना। तो इस 36 नंबर को ढूंढ ढूंढ के उनको
रगड़ डालो कि भाई इसको ऐसे आंसर किया जाता है, ठीक है। और उसको होने के बाद ये भी देख लो कि मतलब जो मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में से पूछा ही नहीं, लेकिन उसको भी देख लो एक्चुअली में 4 नंबर के क्वेश्चन को लिखते कैसे, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जाके एग्जाम डे पे जब तुम पेपर देने जाओगे तो 80 में से 36 नंबर का तुम्हें वहां पे दिखेगा। अरे 36 नहीं, चलो 32 से 36 नंबर का दिखेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन पासिंग नंबर का तुम्हें दिख जाएगा। अब उसको तो 100% तुम्हें अटेम्प्ट करना है सही तरीके से, ठीक है ना, एकदम जिसे कहते हैं ना एक्यूरेट तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। और बाकी तुम्हें दिखेगा आधा पेपर मेरा खाली छूट गया, ठीक है, तो 36 नंबर का तुम्हें दिखेगा और 40 नंबर का तुम्हें वहां पे नहीं दिखेगा, मतलब उसका सिलेबस नहीं किया तो मतलब कैसे आएगा वो चीज, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करना है, जो 40 नंबर का नहीं दिखा वहां पे मारो तुक्केबाजी, ठीक है ना। अब तुक्केबाजी मारने से क्या गारंटी है कि मेरा नंबर आ जाएगा, भाई नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन क्या पता है 1-2 नंबर आ भी जाए। भाई 40 ज्यादा तो नहीं, मैंने 40 में से 2 नंबर बोला, ठीक है ना, मतलब ये भी हेल्प हो जाए तुम्हारा पास होने में। देखो भाई अब यही तरीका है, तुम मतलब कुछ और दिमाग लगाओगे तो मुझे नहीं लगता कि 15 दिन में केमिस्ट्री का पेपर पास हुआ जा सकता है, ठीक है ना। अब यही तरीका है, ऐसे करना पड़ेगा। तो तुक्केबाजी मारो, फिर लिखो मतलब अनाप शनाप जो तुम्हें आता है। वैसे अनाप शनाप लिखने का तुम्हें नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी स्टिल अगर मतलब दुख दर्द में मतलब तुम्हारा दुख दर्द देख के वो अगर 1 नंबर वो दे दे, ठीक है ना, तो मतलब काम बन जाए। और अगर पता हो, सही चीज पता हो तो थोड़ा सही तरीके से लिखने की कोशिश करना। लेकिन ये 36 नंबर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम रगड़ डालना, ठीक है ना, एकदम मतलब झंडा गाड़ देना जिसे कहते हैं। 36 में से 30 नंबर के ऊपर तो तुम्हारा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और इधर मैं बता दूं, कोई ग्रेस मार्किंग, कोई ये वो अनाप शनाप लिखने का नंबर वो सब कुछ नहीं मिलता। स्टिल मैं लिख रहा हूँ कॉपी पे, मतलब स्टिल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम ऐसा लिखना अनाप शनाप, ताकि मतलब कॉपी में टाइम पास कर सको, ठीक है। और बाकी ये 36 नंबर का ये तुम सही लिखना, पहले ढूंढ ढूंढ के सही तरीके से ये सैंपल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग तुम ये 36 नंबर का कंप्लीट करना, ठीक है ना। अब 36 नहीं हो सकता भाई, मान लो 32 का आ गया, मान लो 40 का आ गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन 26 का आएगा ही आएगा, मतलब पास तुम हो ही जाओगे। भाई यही तरीका है पास होने का, ठीक है ना। अब इसको अगर ना फॉलो करके तुम 20 के 20 चैप्टर एक शॉट में पढ़ने लग जाओ, आधा आधा घंटे में एक चैप्टर उड़ाओ, भाई साहब मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ भाई, ठीक है ना। फिर रिजल्ट के वक्त मिलना, फिर अप्रैल वाला स्ट्रेटजी देखने आ जाना, ठीक है ना। तो देखो यही तरीका होता है पास होने का। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी फॉलो करना है कर लो। मैंने तो अपना काम था बता दिया मैंने केमिस्ट्री का।